अस्सलामुअलैकुम। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। और मंडे आ चुका है और वीकेंड जो है वो गुजर चुका है। और वीकेंड जो गुजरा है उस वीकेंड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरा तो एक ही काम था, वो काम ये था कि मंडियों में जाना। और मंडे देख रहे हैं आप कितना मिलता जुलता नाम है। मंडे आ गया और मंडी की बात हो रही है। जो मवेशी मंडियां सजी हुई हैं उसके ऊपर भी एनटीएन की स्क्रीन के ऊपर आप खास तौर पर प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। रात में हम जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, क्या गहमा गहमी है। और एक मंडी की ना साइंस है पूरी, जिसने ये साइंस समझ ली वो कामयाब है। कुछ लोग, कराची के लोग खास तौर पे, पूरे मुल्क में मंडियां सजी हुई हैं। कराची की हम इसलिए खास तौर पर बात करेंगे, सबसे बड़ी मंडी लगती है मवेशी मंडी एशिया की। इसकी पूरी एक साइंस है कि ये पहले कुछ दिनों में चढ़ती है, फिर परवान चढ़ती है और पीक पे जाती है। रेट बड़े हाई होते हैं कि 2 लाख की चीज भी आपको 8-8 लाख में ऑफर हो रही होती है। फिर उसके बाद ये नीचे आती है आहिस्ता आहिस्ता। अब ये जो दिन आ गए ना, ये जो करीब आ चुके हैं, अब इन दिनों के अंदर एक साइंस होती है, वो आपको हम आखिर में समझाएंगे। कंपटीशन होता है। लेकिन मैंने तो ये देखा बिलाल कि गुलशन में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर गाय जो बांधे हुए होते हैं जानवर, उनके लिए इतना जबरदस्त डेकोरेशन उन्होंने किया हुआ है कि ऊपर फानूस तक के लगाए हुए हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि चलो शेल्टर पे तो रखते हैं जानवरों को, ठीक है, उनको अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन ये फानूस और इतनी डेकोरेशन। आपने खरीद लिया बकरा या गाय वगैरह खरीद लिया? हमने 2 बकरे खरीदे। 2 बकरे खरीदे माशाल्लाह, जोड़ी है। वेरी गुड भाई, अफशीन के आ गए हैं 2 बकरे। और लेकिन मैं इस वक्त ये बता दूं आपको कि मैं जाऊंगा चांद रात को और देखेंगे कि बकरा लेते हैं या गाय लेते हैं। चांद रात को जाके लेंगे, चांद रात को जाएंगे। और ईद का जो पहला दिन होगा उस पर जो हम अपना ईद का प्रोग्राम करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको दिखाएंगे कि रात में हम कहाँ कैसे गए, खरीदारी की। अगर आप चांद रात को जाते हैं तो उस वक्त रेट चढ़े हुए होते हैं या जो व्यापारी है वो जल्दी जल्दी टालने वाली बात करते हैं? ये एक बहुत बड़ा राज है, क्योंकि राज मैंने खोल दिया या बता दिया, तो आप सब जो है वो चांद रात को पहुंच जाएंगे। अच्छा, हाँ, यानी कि कम कीमत में आपको आराम से लेकिन चांद रात को उनको निकालना होता है सारा माल जो उनके पास होता है ना। बेसिकली वो कहते हैं किसी तरह ये 4 बछड़े भी रह गए, ये भी निकल जाए, तो वो रेट ऑटोमेटिकली गिरना शुरू होता है। लेट्स सी, लेकिन बात का आगाज होता है और मंडे हफ्ते का पहला दिन है और इसका आगाज करेंगी अफशीन अच्छी बात से। अच्छी बात अफशीन बताती है। अफशीन, 2 दिन में कोई अच्छी बात ऐसी सोची जो आज आप शेयर करने जा रही हैं? हाँ बिलाल, मैंने ये चीज सीखी है कि अगर हम दूसरों की इज्जत करना सीख जाए ना, तो माशरा खुद ब खुद बेहतर और पुरअमन हो जाता है। और खासतौर से जो एहतराम है ना, वो एक ऐसी ज़बान है जो हर दिल समझता है। और दूसरों को इज्जत देना अखलाकी तौर पर भी बेहतरीन है और इससे झगड़े, गलतफहमियाँ और नफरतें भी कम हो जाती हैं। बहुत प्यारी बात की आपने माशाल्लाह से। अच्छा, अगर माशरे की बात करें तो इससे माशरा खुशहाल भी रहता है, अमन भी बनता है। मेजर्स की बात करें ना, हम एक इंडिविजुअल लेवल पे तो हमें एक दूसरे के साथ एहतराम से पेश आना ही चाहिए, लेकिन अगर हम फैमिली का हिस्सा हैं, ठीक है, तो फैमिली में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, उन सब के साथ एक बाहमी एहतराम का एक रिश्ता होना चाहिए। अगर उनमें जैसे घरेलू झगड़े होते हैं, भाभी के, नंदों के, सास के, इस तरह के, अगर थोड़ा सा भी उन्होंने अपनी जबान में तलखी लाई ना, तो उससे ना वो एक तो एहतराम, रिस्पेक्ट कम होती है। एहतराम जो है एक ऐसी जबान है, इट्स अ लैंग्वेज, जो आप रिस्पेक्ट होता है, ये पूरी एक लैंग्वेज है जो हर इंसान बगैर किसी अल्फाज के समझ सकता है। मतलब इसके लिए आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और यही बुनियाद है एक मजबूत और खुशहाल माशरे की। कोई भी फर्द छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि सब बराबर है। सब बराबर। यही चीज हमारे दीन इस्लाम ने भी हमें सिखाई है कि दूसरे इंसान को इज्जत देने से आपके खानदान, तरबियत और इखलाक का पता चलता है, और इसी चीज से आपकी इज्जत में खुद भी इजाफा होता है। तो हमें चाहिए कि हम जो फैमिली को जोड़ कर रखते हैं तो उसमें कोई दरार ना आने दें, और एहतराम से सबसे, चाहे वो बच्चों से आप बात करें या बड़ों से बात करें या अपने बराबर वालों से बात करें, सबसे एहतराम के एक रिश्ते को मलूज़ खातिर रखते हुए अगर आप बात करेंगे ना, तो कभी भी दिल में ना रंजिशें और बगावत या लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा नहीं होगा। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं, इसको भी आप जरा गौर कीजिएगा। अफशीन जो अच्छी बात बताती हैं उसका फिर हम खुलासा करते हैं और उसके अंदर थोड़ी सी चीजों को हम ऐड ऑन भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको आप इज्जत देते हैं वो सर पे चढ़ जाता है। नहीं, ये भी गलत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उनका रोजाना मजीद बिहेवियर बड़ा बद से बदतर होता चला जाता है। वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। देखिए वही बात ना कि हजरत अली का भी कौल है, आप
किसी को इज्जत देकर देखो, अगर वो उस पर भी आपसे नहीं इज्जत से पेश आता तो उसका मतलब है वो नस्ल का फर्क है फिर। हाँ, तो आप इज्जत दो और सामने से आपको अगर कोई इज्जत ना दे तो समझ लो कि फिर वो क्या है। बहरहाल अब कुछ टॉप स्टोरीज की तरफ भी जाएंगे। टॉप स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वीकेंड के ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स हुई हैं, कुछ इलेक्शंस भी हुए हैं और कुछ ज़िमनी इंतखाबात भी हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई है। PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में तमाम 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। नून लीग की हिना अरशद वड़ाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए, जबकि कामयाबी के बाद लीगी उम्मीदवार हिना अरशद ने कहा कि अवाम ने मुझे सियासत के लिए नहीं खिदमत के लिए मुंतखब किया है। और उन्होंने ये भी साथ में बोलना ज़रूरी समझा कि मरियम नवाज की वजह से वो आज इस मुकाम पे खड़ी हैं। बेशक नून लीग को अगर कोई इंटीग्रल फोर्स है, कोई ऐसी फोर्स जो जोड़ रही है उनको, तो वो मरियम नवाज हैं, क्योंकि मरियम नवाज बहुत एक्टिव एक पर्सनालिटी हैं। वो उन्होंने पंजाब में एज अ CM जिस तरह से वो काम कर रही हैं, साथ ही वो अपने कारकुनान को जिस तरह से जोड़ के रखती हैं, बकअप करती हैं, काफी मोटिवेट करती हैं। तो ये मोटिवेशन जो है ना, उसकी वजह से सब जो अभी हिना का जो बयान आया है वो भी इस पर जो है ना उनके शुक्रगुजार हैं। और हमने देखा है कि ना बिलाल, अगर ये नून लीग जीती है और अगर PTI इस वक्त हारी है तो उसमें ये लोग धांधली के भी इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन रिग्ड है। तो इलेक्शन को आपको तस्लीम करना चाहिए। अब क्योंकि नून लीग का ही दौर है और वही बूम कर रही है, वही पार्टी बूम कर रही है, नहीं, तो नून लीग क्यों ना जीते हैं? अगर आप एक बात बताएं कि पंजाब के अंदर हम देखें तो अभी इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहे हैं। अच्छा, इफ आई कंपेयर पंजाब और सिंध को ना, तो पंजाब की जो CM है, चीफ एग्जीक्यूटिव मरियम नवाज साहिबा, शी इज वेरी एक्टिव। ठीक है, सोशल मीडिया की हद तक हो या कोई, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ जिसका इफ्तिताह हो रहा है। अभी बच्चों के लिए एक दोबारा से लैपटॉप स्कीम दोबारा अनाउंस कर दी गई। अच्छा, इफ यू सी सिंध और यहाँ पे देखें तो सिंध के अंदर हमें बड़ी हैरानी होती है जब हमारे मॉर्निंग शो के अंदर बैठकर बहुत सारे लोग सिंध की तारीफ करते हैं, तो सिंध भी कहीं ना कहीं काम कर रही है। मुझे ये लग रहा है शायद दोनों के अंदर फर्क क्या है? दोनों के अंदर फर्क ये कि एक सोशल मीडिया पे ज्यादा दिख रहा है, एक कम दिख रहा है। हाँ, ये तो सिंध हुकूमत भी अगर दिखना शुरू हो जाए तो शायद उसकी भी जो काम है वो भी नजर आना शुरू हो जाए। हुकूमत को भी अपना सोशल मीडिया टीम को ना जरा एक्टिवेट करने की जरूरत है। आगे चलते हैं, आपको बताएंगे कि अवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। बिल्कुल, कहा कि समड़ियाल के अवाम ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया है उस पर पूरा उतरेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी अवाम को हुकूमत की पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद का इजहार भी है। और मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार की कामयाबी अवाम की मुसलसल बेलौस खिदमत का नतीजा है। तो मरियम नवाज का भी इस बारे में बयान सामने आ गया। हाँ, और उन्होंने यही इसमें कहा है कि इसमें जो है ना इनकी अवाम ने इनको इतना सपोर्ट किया है कि जिसकी वजह से आज वो हर तरह के महाज में कामयाबी हासिल कर। अच्छा, सपोर्टिव काफ़ी नज़र आती हैं। अगर हम देखें कि इंतखाबात की बात हो, अगर हम देखें कैंपेन की बात हो, अगर हम देखें कि वालिद साहब की और जो चचा की लेगेसी है, क्योंकि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सर्व किया है एक लंबे टेन्योर के अंदर ना 10 साल, तो वो है शहबाज शरीफ साहब। तो वो एक बड़ा टास्क था, बड़ा प्रेशर होता है जब आप एक ही ख़ानदान के होते हैं और फिर आपके चचा ने इतना लंबा अरसा वहाँ पर सर्व किया हो, फिर जब आप आते हैं तो आप किसी और कॉम्पिटिटर को नहीं देख रहे होते। बेसिकली मरियम नवाज साहिबा इस वक्त PTI को नहीं देख रही है, बोजदार साहब जो पिछले CM थे उनको नहीं देख रही है। उनका सारा फोकस पता है किस पर है कि चचा ने जिस तरह से किया है काम, अब मुझे उस लेगेसी को या तो लेके चलना है या उसको बीट करना है। बहरहाल धांधली की जैसे आप बात कर रही थी, धांधली की खबर भी सामने आ गई है। PTI उम्मीदवार जो कि शिकस्त हुई है, जिनको PP 52 के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया है, नताइज तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया है। और फ़ाखिर निशात जिन्होंने नाकामी जिनको का सामना है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही फॉर्म 45 बना लिए गए। इस बार उन्होंने कहा है कि तरीक़े वारदात बदल गया है और फॉर्म 45 अपनी मर्जी के बनाए गए और धांधली के ये नताइज वो तस्लीम नहीं करेंगी और क़यादत के साथ मिल बैठकर अगला लाहेमल तरतीब देंगी। यानी कि वो इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रही हैं। यहाँ पर भी उन्होंने वही अपनी पुरानी रट कही है कि वही फॉर्म 45 उन्होंने बनाए और वो अपनी मर्जी के बनाए
और ये नताइज उन्होंने तस्लीम करने से It's इनकार okay. कर दिया है। और हमारे फिर पास आगे- एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक प्रोटोकॉल है, और वो ये है कि अगर आपको नताइज तस्लीम नहीं है या आप नहीं करते तस्लीम, तो वी हैव सम कोर्ट्स। हाँ। आप कोर्ट जाते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत बड़ा एक मसला हुआ था, जनरल इलेक्शंस की बात तो छोड़ें, आप ज़िमनी इंतखाबात की भी अच्छा। छोड़ें, बल्दियाती इंतखाबात अच्छा। बहुत निचली सतह पर कराची के अंदर और सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। उस इंतखाबात के अंदर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए थे। अच्छा। उन्होंने तो बायकॉट कर दिया था। अच्छा। जमात इस्लामी वाले वही फॉर्म्स उठा के, वही प्रूफ्स लेकर वहां पर गए कोर्ट के अंदर, कुछ पीपल्स पार्टी वाले लेकर गए, तो सीट्स रीशफल हुई थी कि फला सीट जो है वो अगर पीपल्स पार्टी के नाम पे थी तो जमात इस्लामी को दी गई ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स व्हिच वाज शोन इन द कोर्ट। तो वो आपके पास एक पूरा प्रोसेस मौजूद है। अगर ये पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, शुड परसू योर केस टू द कोर्ट। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात हुई है और भारत से सीज फायर के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से भी आगाह किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी बोले, और क्या बोले तो आप बताएं। उन्होंने कहा कि दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। जो भी वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे कर रहे हैं आजकल, पाक भारत की जंग के बाद से जो भी अब दौरे शुरू किए, उन्होंने उन दौरों के बारे में बात की है कि वो बहुत कामयाब रहे हैं और पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को अमन का ही पैगाम दिया है। और मुलाकात में स्पीकर गवर्नर पंजाब और दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। कुछ लोग दौरे कर रहे हैं और कुछ लोगों को दौरे पड़ रहे हैं। जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो हायर जो डेलीगेशंस हैं मुल्क से बाहर जाते हैं, वो दौरे करते हैं, और पड़ोसी मुल्क में जो लोग बैठे हुए हैं उनको दौरे पड़ रहे हैं कि ये दौरे क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं बिलाल के हम लोग तो अब बात आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब अब भारत से सीज फायर के बाद अटक गया की सूरत हाल अब उस पे बात हो चुकी है, सीज फायर पे बात हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने आगे आने वाले दिन को देख रहे हैं, आने वाली प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वी हैव, और हम दूसरे ममालिक के साथ मिलकर आप आगे की बायलैटरल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। लेकिन भारत जो है अभी भी अपने लोगों को वही जंगी जज्बात पे उभार रहा है और वही बता रहे हैं कि नहीं अभी जंग खत्म नहीं हुई, अभी ये नहीं हो, अभी अरे भाई तुम अमन की बात करो। मोदी ने अगला इलेक्शन भी तो लड़ना है ना, मोदी ने उसको जीतना भी तो है। अब मोदी के ऊपर उनके अपने अवाम भी ये समझ करप्शन का इल्जाम लगाया है कांग्रेस ने। आपको पता है ये राफेल की जो खरीदारी थी, सारी चीजें थी, और जो इनका डेटरेंस सिस्टम था, इस पर अरबों रुपए की करप्शन जो है वो सामने आई है मोदी की। अब उसको किसी तरह काउंटर भी तो कर रहे हैं। अब बेसिकली ये है कि वो वहीं अटक गए, हम बेसिकली मूव ऑन करके आगे निकल गए, क्योंकि हमें आगे बहुत सारे काम करने हैं। हमें आगे फील्ड मार्शल साहब जो है वो बहुत पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल साहब के यार अब मुल्क एक दूसरे ट्रैक पर लेके जाना है। शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम है, सदर जो कि आसिफ अली जरदारी हैं, फिर मोहसिन नकवी साहब हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। फिर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने भी कहा है कि अब हम ट्रेड पे बात करेंगे। तो जब वो कह रहे हैं कि जब हम ट्रेड पर अब बात कर रहे हैं, दोनों ममालिक को लिए भी ट्रेड की उन्होंने ऑफर किया है, तो अब आप लुक इनटू द अदर थिंग्स, ट्रेड की बात करें, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़लज़ले के झटके भी महसूस हुए, और वो झटके कहाँ पर आए हैं आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये इसके बाद ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कराची में कहाँ कहाँ ज़लज़ले आए। स्टे विद अस।